हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिको टेक्नीशियन कोर्स में एक बार फिर से। जी हाँ, आज की हमारी एक नई क्लास क्लास 12th है। कार्डियक पल्मोनरी रिसस्टिटेशन, ठीक है, सीपीआर। काफ़ी समय से आप लोगों ने बोला भी है कि सर क्लास सीपीआर पे लीजिए, तो आज हमने इस पर अच्छे से क्लास ले रहे हैं, अच्छे से इस पे नोट्स बनाए हैं। आप जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, इस क्लास को सीपीआर को आपको यहाँ से देखने के बाद में आपको कहीं पे भी सीपीआर की क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हमने टोटल इससे रिलेटेड सारे थ्योरीज़ को क्लियर कंप्लीट लिया है इसमें। तो एक एक करके हम आज की क्लास को समझने की कोशिश करेंगे कि फिल्म में सीपीआर में क्या प्रोसेस होता है, कैसे सीपीआर दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, कौन से ड्रग्स यूज की जाती है, किस पेशेंट को सीपीआर दिया जाता है और क्या इसके आउटकम्स आते हैं, इन सब पे हम बात करेंगे। बात करने से पहले आप सभी लोग हमारे चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारे क्लास को अपने साथी मित्रों से भी क्लास को शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये क्लास पहुंच सके। अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको जैसे ही नई क्लास हमारे द्वारा दी जाती है तो आपको उसका अपडेट तुरंत मिल जाए। ओके जी हाँ, इसके साथ जब हमारी क्लास कंप्लीट हो जाए तो जो भी स्टूडेंट हमारी क्लास को देख रहा है वो एक हमने प्रोसेस बनाया कि आप अगर हमारी क्लास देख रहे हैं तो आप अपनी अटेंडेंस हमारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अटेंडेंस के तौर पे आप अपने मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 डिजिट उनको अपना रोल नंबर समझिए, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। साथ में उस जो जैसे मान लीजिए मेरा नंबर है उसमें 2295 है तो 2295 मेरा एक तरह से रोल नंबर हो गया है, ठीक है? वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। साथ ही साथ उस क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस या आपको क्लास अच्छी लगी है या क्लास से रिलेटेड कोई कोई भी क्वेश्चंस है, कोई डाउट्स है, कोई क्वेरी है, तो आप उसमें कमेंट बॉक्स सेक्शन में ज़रूर डालें, ठीक है? तो ताकि हमें पता चले कि हमारी क्लास कौन-कौन देख रहा है, कौन बच्चा हमारी क्लास को देख रहा है। तभी समझ में आएगा कि हाँ, इतने सब्सक्राइबर में से किन लोगों ने हमारी क्लास देखी, ताकि जो क्लासेज़ हम आगे की अरेंज करें, हम उसी हिसाब से फिर वो वही टॉपिक लाएँ जो जिन बच्चों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो हमारी क्लासेस देख रहे हैं कि हाँ, इन बच्चों ने हमारा फिर उन्हीं का सिलेबस कवर करवाया जाएगा, जो बच्चे हमारी क्लास को मतलब टोटली देख रहे हैं। तो आपका कमेंट करेंगे तभी हमको समझ में आएगा कि ये बच्चे, और आप अपना साथ में वो भी लिख सकते हो कि आप कौन से डिपार्टमेंट से हो, ठीक है? ट्रॉमा से हो, एनेस्थेसिया से हो, ईसीजी टेक्नीशियन से हो, जो भी डिपार्टमेंट है आप वो डिपार्टमेंट मेंशन करिए ताकि जो जितना ज़्यादा डिपार्टमेंट के बच्चों का कमेंट बॉक्स सेशन में रहेगा तो उन्हीं का सिलेबस हम पहले कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो आज की क्लास हमारी कार्डियक पल्मोनरी रिसस्टिटेशन पे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सीपीआर की फुल फॉर्म होती है कार्डियक पल्मोनरी रिसस्टिटेशन। कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे हैं कि सीपीआर की फुल फॉर्म क्या है। तो क्योंकि रिसस्टिटेशन को आप मीनिंग को थोड़ा सा देख लीजिए कि इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है, कार्डियक पल्मोनरी रिसस्टिटेशन, ठीक है? तो डेफिनेशन की बात करेंगे तो इट इज़ ए इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर, कि ये एक इमरजेंसी में किया जाने वाला लाइफ सेविंग, किसी की ज़िंदगी बचाने वाला एक प्रोसीजर है, परफॉर्म किया जाता है। व्हेन समवन स्टॉप ब्रीथिंग और व्हेन द हार्ट बीट हैज स्टॉप, कि जब किसी पेशेंट की ब्रीथिंग रुक जाती है या किसी भी पर्सन की ब्रीथिंग रुक जाती है, हार्ट बीट है वो स्टॉप हो जाती है, तब ये एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है जो कि इमरजेंसी में किया जाता है। जो क्या करता है, इट हेल्प मेंटेन ऑक्सीजन फ्लो टू द वाइटल ऑर्गन पर्टिकुलरली द ब्रेन एंड हार्ट। जो क्या करता है कि ब्रेन और जो हार्ट होता है उनके वाइटल ऑर्गन में प्रॉपरली ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई को मेंटेन करता है, ठीक है? तो समझ में आया डेफिनेशन की सीपीआर क्या होता है। कि सीपीआर एक ऐसा इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर है जो कि किसी पेशेंट की ब्रीथिंग या हार्ट है वो स्टॉप हो जाता है, तो उस कंडीशन में उसको वापस रिसस्टिटेट करने के लिए यह प्रोसीजर किया जाता है, जिसमें उसके जो वाइटल ऑर्गन होते हैं उन पे ब्रेन और हार्ट स्पेशली
पर्टिकुलर पार्ट होते हैं उनको वापस से स्टार्ट करने के लिए, उनमें ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई मेंटेन करने के लिए ये प्रोसीजर किया जाता है। अब पर्पज़ क्या है प्रोसीजर को करने का, सीपीआर देने का मतलब क्या पर्पज़ है, क्यों सीपीआर दिया जाता है? तो है कि मेंटेन ब्लड सर्कुलेशन टू द वाइटल ऑर्गन, कि जो भी वाइटल ऑर्गन है उनके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए ये सीपीआर प्रोसीजर किया जाता है। सेकंड है कि प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द ब्रेन एंड हार्ट, जो भी हार्ट और ब्रेन है उसके पार्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर्ली देने के लिए भी ये प्रोसीजर किया जाता है। थर्ड है प्रिवेंट परमानेंट ब्रेन डैमेज, कि परमानेंट है ब्रेन डैमेज है उससे बचाने के लिए भी ये प्रोसीजर किया जाता है, ताकि पेशेंट अगर ब्रेन है वहाँ पे ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो वो पार्ट डैमेज होएगा, ताकि वहाँ पे जल्दी से जल्दी वापस उस पेशेंट उस पार्ट को ऑक्सीजनेटेड किया जा सके, इसलिए भी सीपीआर किया जाता है। इंक्रीज चांस ऑफ सर्वाइवल, पेशेंट के सर्वाइवल के चांसेस को वापस बढ़ाने के लिए सीपीआर दिया जाता है। ठीक है। इंडिकेशन कि किस किस पेशेंट में हम सीपीआर स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहला है कि द पेशेंट इज़ अनरिस्पॉन्सिव, अगर कोई पेशेंट है, वो पर्सन है वो गिर गया है, वो ज़मीन पे गिर गया है, वो पर्सन अनरिस्पॉन्स है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, हमने उससे नाम पूछा, बार बार उससे टैप कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, ठीक है, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मतलब वो अनकॉन्शियस है, तो उस पेशेंट में हम सीपीआर दे सकते हैं। नो पल्स इज डिटेक्टेड, अगर हमने बाद में पल्स चेक किया, ठीक है, ब्रेक या रेडियल कैरोटिड जो भी पल्स चेक किया उसमें हमने चेक करने पे हमको कोई पल्स फील नहीं होती, उस कंडीशन में सीपीआर स्टार्ट कर सकते हैं। कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, ठीक है, हेड इंजरी विथ अनकॉन्शियस, कोई भी ट्रॉमा, कोई एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसको हेड इंजरी हुई, हेड इंजरी की वजह से वो पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया, उस पेशेंट का पल्स नहीं आ रहा है, उस पेशेंट को कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम सीपीआर कर सकते हैं। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया की कंडीशन में, ठीक है, जब हमारी हार्ट रेट है वो मोर देन 200 से अबव हो जाती है, और 200 और 300 से वो 200 मतलब वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन मोर देन 300, जब पल्स रेट इतने से ज़्यादा ऊपर हो जाती है तो क्या करता है कि हमारा हार्ट है वो अच्छे से पंप नहीं कर पाता है, और वो जल्दी जल्दी एकदम धीरे धीरे, मतलब उसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है, उस इतनी स्पीड उसकी तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट है वो प्रॉपर्ली जो कार्डियक आउटपुट है वो नहीं निकाल पाएगा, तो उसको वापस से प्रॉपर्ली वर्क करने के लिए भी हम सीपीआर दे सकते हैं। ठीक है। पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, कोई भी पल्सलेस जिसमें पल्स नहीं है, वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट नहीं हो पा रही है, उस कंडीशन में भी सीपीआर दिया जाता है। एसिस्टोल, एसिस्टोल मतलब होता है कि एब्सेंस ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, जब वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन है वो काम करना बंद कर दे, ठीक है, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल है वो दोनों ही बिल्कुल एकदम एसिस्टोल हो गए, मतलब एक जगह रुक गए हैं, जिनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है वो नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में भी सीपीआर दिया जाता है। फिर बात करते हैं कि सीपीआर प्रोसीजर एंड हाउ टू परफॉर्म सीपीआर। तो सीपीआर प्रोसीजर में जो हम एक स्टैंडर्ड मेथड यूज करते हैं वो होते हैं कैब, कैब फॉर कंप्रेशन एयरवे ब्रीथिंग। इसी पैटर्न में हम उसको मेंटेन किया जाता है कि सबसे पहले जब कोई पेशेंट आता है तो सीपीआर करने हैं, हमको उसको कंप्रेशन देने हैं, ठीक है, कोई भी इमरजेंसी कंडीशन है तो इसमें हम जो यूज करते हैं वो होता है कंप्रेशन, कंप्रेशन दिया जाता है, फिर उसका एयरवे मेंटेन किया जाता है और उसके बाद ब्रीथिंग, ठीक है, CAB। दूसरा बात करते हैं फिर कि सीपीआर की स्टेप की बात करें तो सीपीआर स्टेप ऑफ सीपीआर, तो फर्स्ट स्टेप है कि इफ़ पेशेंट इज अनरिस्पॉन्सिव चेक इफ़ द पर्सन इज कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, कि सबसे पहले हमको पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करना है कि वो पेशेंट कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। इफ़ द पर्सन अपीयर द अनकॉन्शियस, टैप हिज और हर शोल्डर एंड आस्क लाउडली आर यू ओके, मतलब हम उस पर्सन को देखेंगे, हमने चेक किया कि पर्सन कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि पेशेंट का हमने चेक किया तो पेशेंट क्या पाया हमारे सामने, अनकॉन्शियस आया। अनकॉन्शियस कंडीशन में हम उस पेशेंट के जो भी एकदम जहाँ लेटा है उसके शोल्डर पे टेप करेंगे, ठीक है, उसके शोल्डर पे टेप करते हुए उसका नाम पूछेंगे कि आप सही हो, आर यू ओके, ठीक हो आप, ज़ोर से बोलेंगे, ठीक है। फिर इफ़ द पर्सन डज नॉट रिस्पॉन्ड कॉल द लोकल इमरजेंसी हेल्थ केयर नंबर फॉर हेल्प। अगर हमने टैप किया, वो पूछा कि आर यू ओके, उस पे भी उस पर्सन ने किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, तो इस कंडीशन में हम हेल्थ केयर नंबर होता है जो भी 112, ठीक है, 108, उस पर कॉल करके एम्बुलेंस के लिए या हेल्प के लिए हेल्प मांगेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये प्रोसीजर रहता है फर्स्ट स्टेप में। उसके बाद क्या करेंगे कि पुट द पर्सन ऑन हिज और हर बैक ऑन ए फ्रिम सरफेस, कि उसके बाद हम उस पर्सन को है वो एक सीधी
और फ्रेम यानी मतलब हार्ड सरफेस पे लिटा देंगे, ठीक है, मतलब एक तरह ज़मीन पे लिटाएंगे बैक के साइड से, ठीक है। और चेक कैरोटिड पल्स विद इन 5 to 10 सेकेंड। जो हमको सबसे पल्स चेक करते हैं कि सबसे बेटर जो हमको जहाँ से लास्ट में हमको लगता है कि यहाँ से हमको पल्स मिल सकती है, तो वो पल्स होती है कैरोटिड पल्स, ठीक है, जो गर्दन के यहाँ पे पाई जाती है। इसको हम चेक करते हैं और इसको चेक करने का जो मैक्सिमम टाइम होता है वो 5 to 10 सेकेंड होता है। 5 to 10 सेकेंड के अंदर अंदर हमको ये पल्स चेक करना है और हमको आगे का प्रोसीजर वो फॉलो करना है, ठीक है। ये नहीं कि हम पल्स ही चेक कर रहे हैं कि 2-3 मिनट तक कि क्या है, पल्स है नहीं है। तो आपको 5 to 10 सेकेंड के अंदर पल्स चेक करके आगे का प्रोसीजर फॉलो करना है। तो उसमें फिर इफ़ कैरोटिड पल्स इज एब्सेंट स्टार्ट सीपीआर, ठीक है। अगर हमने कैरोटिड पल्स चेक किया और हमको कैरोटिड पल्स है वो एब्सेंट मिली तो हम तुरंत सीपीआर स्टार्ट कर देंगे। और प्लेस द हील ऑफ वन हैंड ओवर द सेंटर ऑफ पर्सन चेस्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपना जो हाथ है, जो हाथ इसका हाथ का जो हील वाला पार्ट है, इसको हम पेशेंट की चेस्ट पे रखेंगे और कंप्रेशन चालू कर देंगे, ठीक है। तो एक स्पेशली जो चेस्ट पे हम लोकेशन मानते हैं ना, वो लोकेशन ये मानते हैं कि जो पेशेंट के जो ब्रेस्ट के निपल्स होते हैं उन दोनों के बीच में हम कंप्रेशन स्टार्ट करते हैं। ये एक पर्सन का कि हमें कंप्रेशन कहाँ करना है, तो ठीक है, तो बिटवीन टू निपल्स के बीच में हम अपना वहाँ पे अपना जो पाम है उसको ओवर करेंगे, हैंड ओवर रखेंगे और उसके बाद कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे। फिर है कि इंटरलॉक फिंगर ऑफ अदर हैंड, जब एक हाथ उसके चेस्ट पे रख देंगे तो दूसरा हाथ को इंटरलॉक करेंगे इस तरह से, और इंटरलॉक करने के बाद में ये चेस्ट से हम कंप्रेस करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो हमको जो प्रेशर अप्लाई करना है वो यहाँ से होगा, जो हील वाला होगा, जो पाम का हील है, ये एरिया से हमको उस पर कंप्रेशन देना है, ठीक है। बाद में है लीन फॉरवर्ड टू द शोल्डर आर ओवर द हैंड, कि जो हमारा जो लीन फॉरवर्ड है वो उसको जो शोल्डर है उसको, जो हैंड है उसको स्ट्रेट रखना है और शोल्डर का जो प्रेशर है वो हमारे हाथों के प्रेशर पे आना चाहिए, ठीक है। प्रेस स्ट्रेट डाउन विद एल्बो स्ट्रेट, ठीक है। जो अगर हम जब डाउन हो कर रहे हैं अपने हाथ, तो जो एल्बो है वो झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। तो वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। तो जैसे हाथ ये है तो हमारा हाथ एकदम स्ट्रेट होना चाहिए और कंप्रेशन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाथ इस तरह से कोहनी मुड़ी हुई हो, यहाँ से मुड़े हो, या हाथ को हमने यूँ कर लिया कि ठीक है एकदम स्लो स्लो ऐसे कंप्रेस कर रहे हैं, इस तरह से नहीं। बिल्कुल हाथ जो कोहनी है वो एकदम स्ट्रेट रहनी चाहिए, इसमें किसी का बैंड नहीं होना चाहिए, यहाँ से मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, यूँ तरह इस तरह से नहीं है, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट हाथ, दोनों हैंड स्ट्रेट होना चाहिए। और जो वेट है हमारा वो शोल्डर का लगना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है पुश एटलीस्ट 2 इंच और 4 to 5 सेंटीमीटर। उसके बाद जब कंप्रेशन देंगे तो जो कंप्रेशन है वो कम से कम हमारा 2 इंच के आसपास में कंप्रेस होना चाहिए चेस्ट नीचे, ठीक है। इतना वेट देना है कि वो जो चेस्ट है वो कम से कम 2 इंच तक हमारा पुशअप कर सके। 1 इंच में लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है, तो 2 इंच मतलब 5 सेंटीमीटर तक हमारा चेस्ट नीचे कंप्रेस होना चाहिए। पुश हार्ड एंड फास्ट एट द रेट अबाउट 100 to 120 कंप्रेशन इन ए मिनट। जो पुशअप करेंगे हम है, जो कंप्रेशन देंगे वो इतना हार्ड और फास्ट होना चाहिए कि 1 मिनट के अंदर हमें 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है गिव 30 कंप्रेशन एंड 2 ब्रीथ इन एवरी 1 साइकिल। एक साइकिल का मतलब हो गया कि 30 कंप्रेशन के बाद में 2 ब्रीथ देना है, ठीक है। तो एक साइकिल में 30:2 होगा, ठीक है। तो उसको हम 1 साइकिल बोलेंगे। हैव टू गिव 5 साइकिल इन 2 मिनट। इस तरह से एक साइकिल मतलब हो गया 30 कंप्रेशन और 2 ब्रीथिंग, 1 साइकिल हुआ। तो इस तरह की जो 5 साइकिल है वो हमको 2 मिनट के अंदर अप्लाई करनी है उस पेशेंट पे। फिर है कि अलाउ कंप्लीट चेस्ट रिकॉइल आफ्टर ईच कंप्रेशन। और जब ईच कंप्रेशन में है वो हमारा चेस्ट है पूरी तरह रिकॉइल होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि चेस्ट को हमने दबा दिया फिर ऊपर वापस उसको आने भी नहीं दिया, उससे पहले ही चेस्ट पे वापस कंप्रेशन, ठीक है। तो चेस्ट रिकॉइल होना चाहिए, ठीक। इफ़ कैरोटिड पल्स इज प्रजेंट, अब बात आ गई वो तो एब्सेंट की बात। अगर कैरोटिड पल्स है वो प्रजेंट है, लुक फॉर द चेस्ट राइज।
फिर हमको चेस्ट की तरफ देखना चाहिए कि चेस्ट, उसको कैरोटिड पल्स हमने देखा कि हाँ 5 to 10 सेकंड में हमको कैरोटिड पल्स मिल गई कि हाँ प्रेजेंट है। उसके बाद चेस्ट को हमको विजुलाइज करना है कि चेस्ट में उसमें राइज हो रहा है नहीं हो रहा है, कि वो रेस्पिरेट कर रहा है नहीं रहा है। फिर उसके बाद लिसन ब्रीथ साउंड एंड फील द नॉर्मल ब्रीथिंग, और हमको उसके साथ ही साथ ब्रीथ साउंड है उसको सुनना है, और कि नॉर्मल ब्रीथ वो पर्सन ले पा रहा है नहीं ले पा रहा है। साथ ही साथ चेक इफ़ एनी फॉरेन बॉडी इन द माउथ और एयरवे, कि साथ ही साथ उसके मुंह में कोई भी ऐसा देखना है कि पेशेंट के मुंह में कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं है कि वो कहीं एस्पिरेट कर ले। तो सबसे पहले जो अगर फॉरेन बॉडी है तो उसको रिमूव करना है, और उसके जो एयरवे है उसको क्लीन करना है। ठीक है, क्लीन द माउथ एंड एयरवे। तो माउथ और जो क्लीन है उसको एयरवे को क्लीन करना है। इफ़ द ब्रीथिंग इज एब्सेंट, यदि ब्रीथिंग एब्सेंट है तो देन क्या करेंगे हम, माउथ टू माउथ, ठीक है, माउथ टू नोज, और यूज मास्क ब्रीथिंग यूजिंग हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट या जा थ्रस्ट मैन्योवर। ठीक है, तो ये दो कंडीशन होती है कि इसमें हम क्या करते हैं कि अगर पेशेंट ब्रीथिंग नहीं ले पा रहा है तो क्या होगा कि हम पेशेंट को माउथ टू माउथ ब्रीथ देंगे, या फिर माउथ टू नोज ब्रीथ दिया जाता है। अगर माउथ में कोई इंजर्ड हो गया तो माउथ टू नोज भी दिया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें जो ब्रीथिंग का पैटर्न यूज किया जाता है तो उसमें दो प्रकार के मैन्योवर्स यूज किया जाता है, यानी मैन्योवर्स मतलब एक तरह से मेथड यूज किया जाते हैं, जिसमें हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट। ठीक है, हेड टिल्ट मतलब ये हेड टिल्ट और चिन को लिफ्ट, नीचे की झुकाना है, ये वाला यूज किया जाता है। एक होता है जा थ्रस्ट मैन्योवर, जा थ्रस्ट मैन्योवर ओनली उसमें यूज किया जाएगा अगर पेशेंट को स्पाइनल इंजरी हो गई, तो हम हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट वाला मेथड यूज नहीं करेंगे। अगर स्पाइनल इंजरी है तो उसमें जा थ्रस्ट मैन्योवर यूज करेंगे, उसमें चिन को लिफ्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पहले से ही वो सर्वाइकल इंजरी हो चुकी है उसमें। अगर यूँ बार बार ऊपर नीचे करेंगे तो उसमें इंजरी हो सकती है, और भी ज़्यादा इंजरी। उसमें जा थ्रस्ट मैन्योवर, जा थ्रस्ट में केवल जा को हम नीचे करेंगे और उसको ब्रीथ, माउथ टू माउथ ब्रीथ देंगे। ठीक है, तो दो मैन्योवर यूज हो गए, याद रखना कि हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट मैन्योवर और जा थ्रस्ट मैन्योवर। जा थ्रस्ट मैन्योवर का हम यूज ओनली जब या करेंगे जब वो स्पाइनल इंजरी हो। अब हमको उस टाइम कैसे पता चला कि स्पाइनल, तो इस कंडीशन में हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि अगर पेशेंट कहीं कोई ज़्यादा कोई ऐसी कार वार से टकराया है जिसके अंदर हाँ कि उसका सिर कहीं लगा है, तो हो सकता है कि उसको इंजरी हुई है, या फिर कहीं से वो गिरा है। ठीक है, जैसे कोई छत से गिर गया कि हाँ वो 20 फीट हाइट या 40 फीट हाइट से ऊपर से गिरा है, तो कंफर्म है कि उसका सर्वाइकल इंजरी या स्पाइनल इंजरी हुआ है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जा थ्रस्ट मैन्योवर यूज करेंगे। फिर डोंट अलाउ एयर टू लीक वाइल यूजिंग ब्रीथिंग, कि जब भी ब्रीथिंग दे रहे हैं तो उस कंडीशन में हमको ये देखना है कि जो माउथ टू माउथ ब्रीथ कर रहे हैं उस ब्रीथ में वो कहीं साइड से लीक तो नहीं कर रहा है। वो कंडीशन है कि वो कहीं साइड से लीक तो नहीं कर रहा है। उस कंडीशन में क्या करेंगे कि उसको एकदम मुंह से इस तरह से टाइट करेंगे कि चारों तरफ से वो एयर है वो उसके फेस में जाना चाहिए। ओके, क्योंकि लीक करेगा तो फिर वो पूरी एयर पेशेंट के चेस्ट में नहीं जा पाएगी और वो सही से वो पूरा प्रोसीजर फॉलो नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने कंप्रेशन तो दे दिए पर बट ब्रीथिंग पैटर्न हमारा सही से फॉलो नहीं होगा, क्योंकि वो एयर है वो पूरी तरह से उसके लंग्स तक नहीं जा पाएगी। ओके, फिर है गिव 2 ब्रीथ पर मिनट, 1 ब्रीथ इन एवरी 5 to 6 सेकेंड एंड रीचेक द पल्स इन एवरी 2 मिनट। यस, ये बातें कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि एक पर्सन को कि गिव 2 ब्रीथ पर मिनट, 1 मिनट के अंदर 2 ब्रीथ देना है। ठीक है, और एक ब्रीथ में 5 से 6 सेकंड का टाइम देना है। 5 से 6 सेकंड में एक ब्रीथ कंप्लीट देनी है हमको। और जब हमारा साइकिल कंप्लीट हो जाए तो दोबारा जब पल्स हम, जब ये होता है ना कि 5 साइकिल हमको 2 मिनट में ख़त्म करनी है, तो जब 5 साइकिल हमारी 2 मिनट में ख़त्म होने के बाद हमको वापस रीचेक करना है पल्स को कि उसकी कैरोटिड पल्स आई है या नहीं आई है। स्टेप थर्ड होता है कि आफ्टर 5 से साइकिल एंड एडिक्वेट ब्रीथिंग इफ द पर्सन हैज़ नॉट बिगन मूविंग और नॉट गिविंग एनी रिस्पॉन्स, कि यदि पर्सन को हमने प्रॉपर 5 साइकिल सीपीआर करवा दिया है एडिक्वेट ब्रीथ के साथ में, ठीक है, कि उसको मास्क के साथ में उसको मतलब साइकिल दी है, हमने 5 साइकिल अप्लाई कर दी चेस्ट कंप्रेशन और ब्रीथिंग की, उसके बाद भी पेशेंट में कोई किसी प्रकार का मूवमेंट या रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो उस कंडीशन में एडमिनिस्टर 1 शॉक बाई मैनुअल डिफिब्रिलेटर, ठीक है, या एडी या डिफिब होता है, उसके थ्रू हम क्या करेंगे उस पेशेंट को बाद में शॉक अप्लाई करेंगे। ठीक है,
एंड जब सोक दे देंगे, एक बार एक सोक दिया तो उसके इमीडिएट आफ्टर हमको सीपीआर स्टार्ट करना है और वहीं 5 साइकिल 2 मिनट के अंदर वापस से उसको साइकिल देनी है, ठीक है, सीपीआर साइकिल देनी है। एक साइकिल कम बता दिया, एक साइकिल को कंप्लीट करने में 30:2 का रेशियो लगता है, तो 2 मिनट के अंदर हमको इस तरह से 5 साइकिल कंप्लीट करनी होती है और उसके बाद में हमको डीफेफ से उसको इलेक्ट्रिकल शॉक देना है। दैट इफ़ दैट टाइम डिफिब्रिलेटर और एईडी इज नॉट अवेलेबल देन कंटिन्यू द सीपीआर टिल द एम्बुलेंस रीच द टू द पेशेंट। अगर मान लीजिए ये कंडीशन ठीक है, हम आईसीयू में हैं या हॉस्पिटल में हैं, कोई भी हेल्थ केयर फैसिलिटी में हैं, तब तो हमारे पास में डीफेब उपलब्ध होगा, हम सीपीआर के 5 साइकिल के बाद में हम उसको डीफेब दे पाएंगे। पर कई बार क्या होता है कि यही प्रोसीजर हम कहीं रोड साइड पे अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे तो हमारे पास में डीफेब नहीं होगा, तो उस कंडीशन में हम उस पेशेंट को पर कंटिन्यूस क्या करेंगे, उसका सीपीआर, कंप्रेशन और ब्रीथिंग पैटर्न चालू रखेंगे, ठीक है। और ये तब तक चालू करेंगे जब तक कि हमारे पास में जो हमने हेल्प मांगी थी एम्बुलेंस के लिए, ठीक है, वो नहीं पहुंच जाए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि कंपैरिजन ऑफ कंपोनेंट फॉर एडल्ट, चिल्ड्रन एंड इन्फेंट सीपीआर की। अब हम बात करें कि एक एडल्ट में, एक बच्चे में और एक इन्फेंट बच्चे में। इन्फेंट होता है कि 1 साल से छोटा, मतलब जब से पैदा होता है 0 से 1 साल का बच्चा होता है, वो इन्फेंट कहलाता है, ठीक है। और जो चिल्ड्रन होता है उसको हम 14 ईयर तक हम इंक्लूड करते हैं, उसके बाद हम एडल्ट वाला ही इंक्लूड करेंगे। तो कंपैरिजन करेंगे इन तीनों में कि क्या क्या इसमें अलग होता है, क्या नहीं होता है। तो पहली बात करते हैं पहली बात करेंगे हैंड प्लेसमेंट का, कि हमारा हैंड प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए, एडल्ट में कैसा होगा, चिल्ड्रन में कैसा होगा और इन्फेंट में कैसा होगा, ठीक है। तो एडल्ट की बात करें कि पहले हील ऑफ वन हैंड इन द सेंटर ऑफ चेस्ट और बिटवीन 2 निपल एंड इंटरलॉक फिंगर ऑफ अदर हैंड। अभी मैंने बताया था कि जो बॉडी में निपल्स होते हैं, उन दोनों निपल्स के बीच में हम अपना हैंड है, हैंड का जो पाम का हील एरिया है उसको उससे कंप्रेस करेंगे, साथ में हमारा दूसरा हैंड से हम इंटरलॉक करेंगे, इस तरह से इंटरलॉक करके ये वाला पाम जो एरिया है उससे हम कंप्रेशन देंगे, ठीक है। इस तरह से हम कंटिन्यू कंप्रेशन देंगे, उसको 30:2 का कंप्रेशन अप्लाई करेंगे। फिर है चिल्ड्रन में है कि रेस्क्योर कैन यूज वन और बोथ हैंड फॉर कंप्रेशन। पहले वन हैंड का यूज कर रहे थे, बट अभी चिल्ड्रंस में भी वहीं जो एडल्ट वाला है वहीं यूज कर रहे हैं, कि उसमें भी दोनों हाथ यूज करके हम कंप्रेशन दिया जाता है। अब मान लीजिए कि बच्चा अगर क्योंकि देखो इन्फेंट का एक अलग होता है, बाकी 2 साल, मान लीजिए वहीं बच्चा 2 साल का है, तो 2 साल में हम ये यूज कर सकते हैं कि 2 साल में 2 हैंड, मैंने लिखा ना इफ़ वन हैंड इज़ नॉट एनफ, तब सेकंड हैंड हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर 2 साल का बच्चा है तो हम उसमें एक हाथ से भी कंप्रेशन दे सकते हैं, ठीक है। और इन्फेंट है तो हर 2 फिंगर और 2 थंब मेथड इज़ यूज्ड। इसमें क्या करेंगे, जैसे बच्चा है, इस बच्चे पे क्या करेंगे, 2 फिंगर दोनों अंगूठे के को अप्लाई करके उससे कंप्रेशन देंगे, ठीक है, इस तरह से कंप्रेशन देंगे। या फिर 2 फिंगर, ये वाली 2 फिंगर से चेस्ट कंप्रेशन करेंगे, इस तरह से कंप्रेशन देंगे, ठीक। फिर बात करते हैं कि कंप्रेशन डेप्थ, कि कंप्रेशन की डेप्थ कितनी की, एटलीस्ट 2 इंच और 5 सेंटीमीटर। कि जो एडल्ट है उसमें लगभग 2 इंच और 5 सेंटीमीटर, मैंने बताया कि 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है, तो 2 इंच में हो गया 5 सेंटीमीटर, कि 5 सेंटीमीटर तक का कंप्रेशन हमारा होना चाहिए एक एडल्ट में। वहीं चिल्ड्रन में बात करें तो वहीं चिल्ड्रन में जो कंप्रेशन है वो अगर इंच की बात करें तो 1.5 टू 2 इंच के आसपास कंप्रेशन जाना चाहिए, ठीक है, मतलब 4 से 5 सेंटीमीटर। और इन्फेंट की बात करें तो इन्फेंट में वैसे 1 से 1.5 सेंटीमीटर वो इंच होता है, ठीक है, मतलब 2.5 से 3, यहाँ 4 सेंटीमीटर लिखा है पर 2.5 से 3 सेंटीमीटर इन्फेंट में कंप्रेशन होता है, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर, 4 एडल्ट में 4 से 5 सेंटीमीटर, सॉरी एडल्ट में होता है 5 सेंटीमीटर, चिल्ड्रन में होगा 4 से 5 सेंटीमीटर, और जो इन्फेंट होता है उसमें कितना होगा, 1.5 से 2 इंच, वो 1 से 1.5 इंच, 1 से 1.5 इंच मतलब 2.5 से 3 सेंटीमीटर, ओके। फिर है कंप्रेशन रेट। कंप्रेशन रेट की बात करेंगे तो कंप्रेशन जो एडल्ट में होगा वो एटलीस्ट 100 टू 120 कंप्रेशन, तीनों में ही कंप्रेशन रेट सेम रहेगी।
ठीक है, बच्चा हो, एडल्ट हो या इन्फेंट हो, कंप्रेशन हमको वहीं 1 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है, 100 टू 120 कंप्रेशन देना है। कंप्रेशन रेट सेम रहेगी, डेप्थ अलग रहेगी, प्लेसमेंट ऑफ है हैंड वो अलग रहेगा। कंप्रेशन रेशियो की बात करें तो कंप्रेशन रेशियो है कि अगर एडल्ट है, सॉरी इसमें थोड़ा सा पीडीएफ में आपको एडिट करना रहेगा, क्योंकि देखो एडल्ट में चाहे 1 रेशियो हो चाहे 2 रेशियो हो, वो जो कंप्रेशन है, ये नीचे वाली लाइन काट देना आप इसमें कि 30:2 फॉर सिंगल रेशियो और 15:2 फॉर 2 रेशियो। नहीं ये गलत हो गया यहाँ पे। चाहे एडल्ट में 1 रेशियो हो चाहे 2 रेशियो हो, चाहे 2 सीपीआर देने वाला हो चाहे 1 सीपीआर देने वाला हो, जो सीपीआर की साइकिल होगी वो 30:2 की ही साइकिल रहेगी। ये आप इसमें थोड़ा सा सही कर लेना इसको काट के कि इसमें 15:2 का आजकल रेशियो नहीं रहता है, इसमें केवल 30:2 का ही साइकिल चल रहा है, चाहे सीपीआर देने वाला 1 पर्सन हो चाहे सीपीआर देने वाले 2 पर्सन हो। और चिल्ड्रन की बात करें तो चिल्ड्रन में, हाँ चिल्ड्रन में होगा वो 30:2 फॉर सिंगल रेस्क्योर और 15:2 फॉर 2 रेस्क्योर, कि अगर सीपीआर देने वाला 1 पर्सन है तो वो 30 कंप्रेशन पे 2 बार ब्रीथ देगा, और अगर 2 रेस्क्योर है, ठीक है, 2 आदमी है, तो वो क्या करेंगे 15 कंप्रेशन देते ही 2 ब्रीथ देंगे, ठीक है। और इन्फेंट में भी यही है कि अगर सिंगल रेस्क्यू है तो 30:2 होगा, और अगर चाइल्ड है तो सॉरी 2 रेस्क्यूर है तो 15:2 है। समझ में आ गया? ये सीधी सी बात है। एडल्ट में चाहे एक आदमी कंप्रेशन देने वाला हो चाहे 2 कंप्रेशन देने वाला हो, जो कंप्रेशन वो रहेगी, कंप्रेशन और वेंटिलेशन रेशियो रहेगा 30:2 रहेगा। और चिल्ड्रन और इन्फेंट में ये रहेगा कि अगर रेशियो 1 है, सिंगल पर्सन है, तब रेशियो रहेगा, ठीक है, रेशियो रहेगा 30:2, और अगर 2 पर्सन है तो जो रेशियो रहेगा वो रहेगा 15:2, 30:2 और 15:2, ठीक है। तो अगला बात करते हैं हम पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीपीआर प्रोसीजर की, कौन कौन से पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं सीपीआर प्रोसीजर के दौरान, कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हमको देखने को मिल सकता है अगर एक पेशेंट को हमने सीपीआर दिया है तो पहला बात करते हैं कोरोनरी वेसल्स इंजरी, कि उसकी जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, वो हो सकता है कि हमारे सीपीआर देने से वहाँ पे इंजर्ड हो गई हो, ब्लड जितनी भी ब्लड वेसल्स है वो इंजर्ड हो सकती है। साथ में डायफ्राम इंजरी, ठीक है, उसका जो डायफ्राम है लंग्स के नीचे जो सपोर्टिव एरिया होता है डायफ्राम, जो कि रेस्पिरेशन में काम करता है, वो भी इंजर्ड हो सकता है सीपीआर की वजह से। हीमोथोरैक्स, ठीक है, और जो वो ब्लड वेसल्स है वहाँ पे कुछ इंजरी होने की वजह से थोरैक्स है, चेस्ट है, वहाँ पे ब्लीड है वो एक्यूमुलेट हो सकता है, तो हीमोथोरैक्स हो सकता है लंग्स में, ठीक है। साथ ही साथ लीवर इंजरी हो सकती है, न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, ठीक, एक्सटर्नल फ्रैक्चर हो सकता है, रिब फ्रैक्चर हो सकता है, हेमोपेरिकार्डियम हो सकता है, जो मसल्स हार्ट की मसल्स होते हैं पेरिकार्डियम लेयर, उसके अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। ये पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस हमको देखने को मिल सकते हैं, और मोस्टली जो हमको मिलते हैं उसमें रिब्स फ्रैक्चर कॉमनली में देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इक्विपमेंट नीडेड फॉर सीपीआर इन हॉस्पिटल सेटअप की, कौन कौन से इक्विपमेंट्स है वो हमारे पास, एक पेशेंट को हम सीपीआर दे रहे हैं तो उस दौरान हमारे पास प्रेजेंट होना चाहिए। कौन कौन से इक्विपमेंट है ऐसा, तो फर्स्ट ऑफ आप सबसे पहले हम बात करेंगे जो आप सामने देख रहे हो उसमें लिस्ट में सक्शन अपरेटस, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि कई बार वो पेशेंट हम जैसे सीपीआर दे उसके मुंह में कई बार सीक्रेशंस आ सकता है, ठीक है, उसका एयरवे क्लीन करने के लिए हमारे पास सक्शन अपरेटस होना चाहिए, जिससे कि हम उसका जो सीक्रेशंस है उसको सक्शन के थ्रू, वैक्यूम के थ्रू बाहर निकाल सकें। ऑक्सीजन सप्लाई होनी चाहिए उस पेशेंट को, कि उसको जब हम ऑक्सीजन दे रहे हैं तो उस डिमांड के अनुसार ऑक्सीजन होना चाहिए। एम्बू एंड बैग एंड मास्क, ठीक है, एम्बू बैग होना चाहिए, एम्बू बैग, ठीक है, ताकि उसका ब्रीथिंग पैटर्न हम दे सके, क्योंकि कंप्रेशन हम चेस्ट पे देंगे, उसके साथ ही जब 30:2 का कंप्रेस ब्रीथिंग होता था, ब्रीथिंग अगर हम हॉस्पिटल में है तो हमारे पास एम्बू बैग होना चाहिए, ठीक है। साथ में एंडोट्रेकल ट्यूब, ठीक है, कई बार की पेशेंट है वो वापस हमने सीपीआर से ले तो आए पर वो है ना उसको वेंटिलेटर से कनेक्ट, क्योंकि वो प्रॉपर रेस्पिरेटरी मेंटेन नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन में हमको इंट्यूबेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो एंडोट्रेकल ट्यूब होना चाहिए। वो पेशेंट की साइज़ के अनुसार होता है कि पेशेंट की जो
है एज के हिसाब से आती है, ठीक है। लेरिंजोस्कोप होना चाहिए ताकि वो इंट्यूबेट कर सकें हम। ओरोफेरेंजियल एयरवे होना चाहिए कि वो जो जिसको हम गुडल्स एयरवे बोलते हैं कि वो गुडल्स एयरवे होना चाहिए ताकि उसमें पेशेंट का कई बार क्या होता है कि जो हमारी टंग है वो वापस पीछे की तरफ से बैक फॉल हो जाती है ताकि उस एयर और उससे क्या होता है कि एयरवे है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है। तो उस कंडीशन में उसको एयरवे को मेंटेन करने के लिए ओरोफेरेंजियल एयरवे होना चाहिए, वेंटिलेटर होना चाहिए, डीफेब होना चाहिए, कार्डियक मॉनिटर जिसमें हम पूरी ईसीजी वगैरह और उसके वाइटल साइन को मॉनिटर कर सके। ईसीजी जो इमरजेंसी ड्रग्स है वो हमारे पास उपलब्ध होनी चाहिए एक हॉस्पिटल के दौरान, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम हॉस्पिटल सेटअप की बात कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे होंगे क्योंकि हॉस्पिटल सेटअप पे ही हमको ये सब मिल पाएगी। अगर हम यही सीपीआर प्रोसीजर कहीं रोड साइड या किसी कम्युनिटी सोसाइटी वहीं कर रहे हैं या कोई पब्लिक एरिया पे कर रहे हैं तो वहाँ पे ये सब नहीं मिल पाएगा। तो वहाँ पे क्या मतलब हमको कंप्रेशन अप्लाई करना है और उसको जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस के थ्रू हॉस्पिटल तक पहुँचाना है। अब बात करते हैं कि मेडिकेशन कि इसमें मेडिकेशन कौन-कौन सी मेडिकेशंस यूज़ की जाती है। तो मेडिकेशन की बात करेंगे तो मोस्टली जो 2 ड्रग्स है वो कॉमनली यूज़ की जाती है। इसमें है एड्रेनालिन और एट्रोपिन, एडीआर और एटीआर बोलते हैं जिसको। एडीआर होता है उसका काम क्या होता है स्ट्रेंथ कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, वो कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसको हार्ट की उसको बढ़ाता है क्योंकि उसमें जैसे वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है तो उसमें हार्ट है वो कॉमनली क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट तो करता है इस तरह से जल्दी-जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि 1 मिनट में वो नॉर्मली 72 टाइम कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, पर वहीं कॉन्ट्रैक्शन इतना तेज़ हो गया कि वो 200, 300 तक जा रहा है। तो उसमें क्या होता है कि वो जो हार्ट है वो इस तरह से पंप करता रहेगा, जबकि हार्ट की जो पंप हो करने की कैपेसिटी है वो इस तरह से पंप करना चाहिए। इस तरह से पंप करेगा तो वो जो है अंदर हार्ट के अंदर ब्लड है वो बाहर की साइड में पंप होगा, पर वो कर नहीं पाएगा। तो एडीआर का काम होता है कि कॉन्ट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाना, ताकि ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी इस तरह से जो कर रहा है, उसको वो कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से करे ताकि जो हार्ट है वो अच्छे से आउटपुट करें, ठीक है? कार्डियक आउटपुट उसका बढ़ाया जा सके, तो इसलिए एडीआर दिया जाता है। तो एडीआर में जो डोज़ यूज़ की जाती है वो 1 एमजी पर एमएल होती है, ठीक है? 1 एमएल का ये आता है एम्पूल आता है उसमें 1 एमएल में 1 एमजी होता है। इसी तरह एट्रोपिन, एट्रोपिन का काम होता है इंक्रीज़ हार्ट रेट बढ़ाना। ठीक है, तो क्योंकि पेशेंट जब इस कंडीशन में आता है, जब सीपीआर की कंडीशन में आता है, तो पेशेंट का जो हार्ट रेट होता है, वो एकदम ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन में आ जाती है। तो उस कंडीशन में हम साथ में पेशेंट को एट्रोपिन ड्रग्स यूज़ की जाती है। एट्रोपिन का जो 1 एमएल में एट्रोपिन 0.5 एमजी एट्रोपिन उसको दिया जाता है। तो एट्रोपिन का काम होता है कि उस जो पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया उस कंडीशन से बाहर निकालना, पेशेंट की हार्ट रेट को बढ़ाना। ठीक है? इसी तरह एमाइड्रेन इंजेक्शन एमाइड्रेन आता है। एमाइड्रेन क्या करता है कि जो पेशेंट की रिदम है, उसकी उस रिदम को वापस मेंटेन करना और उसको रीस्टोर करना, ठीक है? क्योंकि जब पेशेंट की रिदम है वो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन आर्टरियल फिब्रिलेशन, आर्टरियल फ्लटर ऐसी कंडीशन में आ जाता है, तो क्या होता है एमाइड्रोन ड्रग्स का यूज़ किया जाता है ताकि उसकी जो नॉर्मल जो हार्ट की रिदम है, उसमें उस पेशेंट को वापस लाया जा सके, ठीक है? कि उसकी रिदम्स को मेंटेन करने के लिए एमाइड्रेन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। अमाइड्रोन की डोज 150 एमजी पर एमएल होती है। तो स्टार्टिंग में इसमें पहले जो डोज दी जाती है उसमें 300 एमजी दिया जाता है, उसके बाद में सेकेंड डोज में 150 एमजी उसको पेशेंट को दिया जाता है। इंजेक्शन डोबूटामाइन, डोबूटामाइन का काम होता है जब हम पेशेंट का हार्ट फेलियर की कंडीशन हो जाती है तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को डोबूटामाइन देते हैं। इसका जो डोज होता है वो 12.5 एमजी पर एमएल होता है। 12.5 1 एमएल में 12.5 एमजी डोबूटामाइन पाया जाता है, ठीक है? डोबूटामाइन और डोबूटामाइन का काम भी जो कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन है उनको बढ़ाना, ठीक है? और जो कार्डियक फेलियर हो जाता है तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो वर्क नहीं कर रहा होता है तो उस पे वो काम करती है। उसकी जो ब्लड वेसल्स जो सॉरी जो मसल्स होती है, कार्डियक मसल्स होती है, उसको वापस कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और उसकी वजह से वो बीपी को मेंटेन करने में काम किया जाता है। ओके, इस तरह से ये ड्रग्स काम करती है। तो मेनली एड्रेनलिन, एट्रोपिन, अमाइड्रोन, डोबूटामाइन ये चारों ड्रग्स है वो हम सीपीआर में काम में लिए जाते हैं। अब बात करते हैं कि एक सीपीआर के दौरान नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, एक पर्सन्स की नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि जब सीपीआर हो रहा हो तो बिफोर सीपीआर से पहले अगर हमारे पास है कि हाँ पेशेंट को सीपीआर होने वाला है, इस कंडीशन पे आ गया कि पेशेंट का
हार्ट रेट है वो ब्रेडिकार्डिया में आ गया, पेशेंट रिस्पॉन्स उसका बिल्कुल कम हो गया, तो हमको लग रहा है कि हाँ इस पेशेंट का सीपीआर की कंडीशन हो गई। तो उससे पहले हमको पेशेंट को असेस करना है, चेक एयरवे, ब्रीथिंग, पल्स, ये सब उसको पेशेंट का चेक करना है। कॉल फॉर हेल्प, एक्टिवेट इन रेस्पॉन्स ऑफ सिस्टम, कि हमको लग गया कि पेशेंट का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, पेशेंट अनरिस्पॉन्स हो रहा है, पेशेंट की हार्ट रेट नहीं आ रही, पेशेंट की पल्स नहीं आ रही, तो उस कंडीशन में हमको तुरंत हेल्प के लिए बोलना है। साथ में जो हॉस्पिटल में एक कोड यूज किया जाता है, कोड ब्लू, वो हमको कोड ब्लू अप्लाई करना है। ठीक है, एक इमरजेंसी में जब किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट होता है तब हम कोड ब्लू एक्टिवेट करते हैं, जिससे क्या होता है कि हाँ किसी आईसीयू में या जहाँ पर भी है, जहाँ का कोड ब्लू उसको अप्लाई कर देंगे तो उससे ये होगा कि वहाँ पे तुरंत जो कार्डियक हॉस्पिटल में कार्डियक सीपीआर टीम होती है वो तुरंत पहुँच जाएगी। इसी के साथ में ब्रिंग द क्रेश कार्ड एंड डिफिब्रिलेटर। ठीक है, उस टीम के आने से पहले ठीक है, सीपीआर देने से पहले हमको वहाँ पे क्रैश कार्ड, जिसमें ए टू जेड जो भी सीपीआर में यूज करने वाली इक्विपमेंट्स है, मेडिसिन है, वो क्रैश कार्ड वहाँ होना चाहिए, साथ में डीफेब वहाँ पे उपलब्ध होना चाहिए। और ड्यूरिंग सीपीआर के दौरान क्या करना है कि स्टार्ट हाई क्वालिटी चेस्ट कंप्रेशन, कि हमको हाई क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी का चेस्ट कंप्रेशन अप्लाई करना है। ठीक है, मैंने बताया कि कम से कम जो चेस्ट कंप्रेशन है वो 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर तक हमारा कम से कम कंप्रेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कंप्रेशन दे रहे हैं लगभग 1 सेंटीमीटर ऊपर से हल्का हल्का चेस्ट, बस हमने कंप्रेशन दिया कि 1-2 सेंटीमीटर तक कंप्रेस कर रहा है, तो वो हमारा जो सीपीआर होगा वो एक गुड सीपीआर नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो जो चेस्ट कंप्रेशन है वो हमारा हाई क्वालिटी का चेस्ट कंप्रेशन होना चाहिए। इंश्योर द कंप्लीट चेस्ट रिकॉइल, इंश्योर कंप्रेशन की, हाँ, कि कंप्रेशन के दौरान हमारा चेस्ट वापस रिकॉइल कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको भी हमको साथ ही साथ इंश्योर करना है। और मेंटेन एयरवे को मेंटेन करना है। अटैच कार्डियक मॉनिटर एंड एनालाइज रिदम। ठीक है, इसके साथ में हमको पेशेंट की ईसीजी लीड वगैरह को अटैच करके रखना है, और जो भी रिदम है पेशेंट की कार्डियक मॉनिटर पे तुरंत चेक करते रहना है कि ठीक है, कहीं पेशेंट वेंटिकुलर टेकिकार्डिया या वेंटिकुलर फिब्रिलेशन इस तरह की कोई कंडीशन तो नहीं है। ठीक है, जो भी उसका हार्ट रेट है वो देखना है हमको, ऑक्सीजन सैचुरेशन है, ये सब कार्डियक मॉनिटर में हमको असेस करते रहना है। और जो भी प्रेस्क्राइब इमरजेंसी ड्रग्स है उसको तुरंत एडमिनिस्टर करना है। पेशेंट मॉनिटर, पेशेंट रिस्पॉन्स एंड वाइटल साइन, पेशेंट का बीच बीच में पेशेंट का रिस्पॉन्स, ठीक है, जैसे कैरोटिड पल्स को पूरी साइकिल के बाद में वापस से रिस्पॉन्स देखना है कि पेशेंट का कुछ रिस्पॉन्स आया नहीं आया है, पेशेंट का पल्स आया नहीं आया, वाइटल्स क्या है, नॉर्मल है नहीं, सबको साथ मॉनिटर करना है। और रिकॉर्ड ऑल इंटरवेंशन, मेडिकेशन, ड्रग्स एंड टाइमली अकॉर्डिंग टू एक्यूरेटली, कि सारी पेशेंट की जो सीपीआर के बाद में उसका इंटरवेंशन है, उसकी जो मेडिकेशन है, उसका जो टाइम है सीपीआर का, ये सब हमको एक्यूरेटली रिकॉर्ड करके रखना है। फिर बात करते हैं कि आफ्टर रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन। तो इसमें क्या होता है कि जब सीपीआर दे दिया जाता है उसके बाद में जब पेशेंट का स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन है वो आ गया, जब पेशेंट हमारा सीपीआर देने पे पेशेंट वापस एक बार उसकी जो रिदम है, हार्ट रेट है, वो वापस नॉर्मल वे में आ गई, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मॉनिटर एयरवे, ब्रीथिंग, वहीं सैचुरेशन, सब कुछ वाइटल साइन है उनका एक बार अच्छे से मॉनिटर करना है। चेक ब्लड प्रेशर, पल्स, ईसीजी, जो भी है, पल्स, ईसीजी, सैचुरेशन, सब चीज़ों को मॉनिटर करना है। कंटिन्यू ऑक्सीजन थेरेपी, उसको पेशेंट को ऑक्सीजन, ठीक है, अगर वो इंट्यूबेट है तो वेंटिलेटर पे रखना है, और उसकी जो ऑक्सीजन है उसको प्रॉपर्ली ऑक्सीजनेटेड करके रखना है। डॉक्यूमेंट एंटायर रेसिस्टेशन कंप्लीट, और पूरा प्रोसीजर जो सीपीआर का है उसको हमको डॉक्यूमेंट करके अपने पास रखना है। तो इसमें जो साइड में हमने दिया है कि की पॉइंट में है, क्विक असेसमेंट सेव लाइफ, हाई क्वालिटी सीपीआर इज क्रिटिकल, टीम कोऑर्डिनेशन इज इसेंशियल, एक्यूरेट मॉनिटरिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन आर वाइटल। ये बहुत की पॉइंट है कि बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट लाइफ सेविंग के लिए उसका असेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हाई क्वालिटी का एक अच्छा सीपीआर देना इस कंडीशन में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और टीम कोऑर्डिनेशन का आवश्यक है, ज़रूरी है कि टीम कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है, जब सीपीआर किसी को दे रहे हैं तो पूरी टीम को एक कोऑर्डिनेट होना चाहिए, एक्यूरेट मॉनिटरिंग होनी चाहिए उस पेशेंट की, और उसके वाइटल्स है वो अच्छी तरह से टाइमली एक्यूरेटली डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। ठीक, ये एक सीपीआर स्टेप की जो बेसिक है उसमें दिखाया गया है कि चेक रिस्पॉन्स करना है, चेक एयरवे ब्रीथिंग करनी है, हेल्प फॉर हेल्प, कॉल फॉर हेल्प मतलब कोड ब्लू के लिए बोलना है, स्टार्ट सीपीआर करना है, अटैच मॉनिटर, एनालाइज रिदम करना है, गिव मेडिकेशन। ये एक तरह से याद करने के लिए हमने ट्रिक बनाई है कि इस तरह से आप
इसको याद रख सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हमको क्या करना है, ठीक है। और जो भी है उसको पेशेंट का मेडिकेशन देना है, वो जो भी प्रेस्क्राइब मेडिकेशन है वो देना है, और मॉनिटर करके उसकी एवरीथिंग डाटा है उसको रिकॉर्ड करना है हमारे, ताकि पेशेंट का वाइटल्स हम अच्छी तरह से मॉनिटर कर सकें। तो इस तरह से अगर इसके बाद भी आपको किसी भी प्रकार के कोई भी डाउट्स इस क्लास से रिलेटेड, सीपीआर से रिलेटेड आपको लगता है कि हाँ सीपीआर से रिलेटेड क्या क्या डाउट्स है, कोई भी किसी प्रकार का डाउट्स, कोई क्वेश्चंस है, तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि हम उसका जवाब दे सकें। एक बार आप क्लास देख लीजिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक भी करें। क्लास को कंप्लीट होने के बाद हम इसी क्लास सीपीआर पे, क्योंकि ये सीपीआर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, तो जब ये सीपीआर कंप्लीट हो जाएगा आप पूरी क्लास से एक बार अच्छे से इसको पढ़िए। उसके बाद हम सीपीआर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ऐसी एग्ज़ाम नहीं आती जिसमें सीपीआर से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। नॉरसेट एग्ज़ाम हो, यूपीपीएससी हो, या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का हो, ठीक है, चाहे आप एनेस्थेसिया टेक्नीशियन हो, चाहे ट्रॉमा टेक्नीशियन हो, ईसीजी टेक्नीशियन हो, क्योंकि ये एक बेसिकली लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, इसलिए इससे क्वेश्चंस पूछना ज़रूरी है और हर बार पूछा गया है। एग्ज़ाम, ऐसी कोई एग्ज़ाम नहीं है जहाँ 1 या 2 क्वेश्चंस भी नहीं पूछे गए हो, हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम इस पे सारे क्वेश्चंस आपको इससे रिलेटेड है, जितने भी पुरानी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और जितने भी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं वो सब आपके सामने रखेंगे, ठीक है। आज की क्लास इतनी, आप सभी का धन्यवाद। आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। जल्दी ही मिलेंगे फिर अगली नेक्स्ट क्लास के साथ में। धन्यवाद।